हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। मनी इन बैंकिंग के चैप्टर जो हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक ये जो इस टॉपिक को स्टार्ट करा था कि हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है, इसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अब देखो प्रदन्या क्या है कि हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। आरबीआई का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले तो प्रदन्या थोड़ी सी एक चीज़ रिकॉल करवाना चाहूँगा। देखो, आरबीआई जो बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आरबीआई एक्ट से बना था 1935। एंड प्रधन्य लक्ष्मीकांत में आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इस टाइम पर आया था 1935, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उसी के तहत उसी के अंतर्गत ये बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बारी प्रॉपर तरीके से ना आज की क्लास में आरबीआई के इतिहास को जानते हैं श्रेया, आरबीआई के सेटअप को जानेंगे, उसके बाद ईशा क्या करेंगे कि फिर इसके कुछ फंक्शंस जानेंगे, ठीक है। नंबर वन, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आरबीआई जो सेटअप करा गया था ना, इसको सेटअप करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये प्रीवियसली भी हम लोग श्रेया पढ़ चुके हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन, जस्ट अ मिनट। आरबीआई को 1935 में सेटअप करा गया था, स्टैब्लिश करा गया था इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एक्ट 1934। और ये उस टाइम पर इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में निखर कर आया, ठीक है। आरबीआई के ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। एंड ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पर अंग्रेजी हुकूमत का रूल चल रहा था। एज पर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1935, सॉरी, एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई ने जब वो बन गया, स्थापित हो गया, अपने ऑपरेशंस जो थे वो स्टार्ट करे एज अ बैंक, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, आरबीआई जो है ना, जब ये सेटअप तो हो गया, हमें देखने से पता भी लग रहा है कि शायद से एक एक्ट की वजह से सेटअप हुआ है ना, तो ये कुछ सरकारी चीज होगी, लेकिन नहीं। आरबीआई शुरू शुरू में ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रधन्या, और कहीं नहीं मिलेगी हमें ये वाली बात। आरबीआई शुरू शुरू में एक शेयर होल्डर कंपनी की तरह थी, यानी कि इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। जब ये लिखा ही हुआ है प्रधन्या इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, क्या मैं इसको प्राइवेट बैंक कह सकता हूं शुरू में, है ना। लेकिन बाद में सरकार ने इसका मालिकाना जो हक है ना, वो अब वो खुद संभालने की जिम्मेदारी ले ली। जैसे प्रधन्या याद होगा, इन लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइज करवाए थे ना, 14 नेशनल बैंक 1969 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोग पढ़ते थे 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो वही जो बैंक नेशनलाइजेशन प्रोग्राम था ना, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी सरकार ले लेती है जब। और ये मालिकाना हक जो होता है, बताओ हरनीत, इन सबको कैसे जो सरकार ले लेती है, प्राइवेट बैंक को कैसे सरकारी बना दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मालिकाना हक जो है वो सरकार ले लेगी, कैसे, कितने परसेंट श्रेया स्टेक्स लिए जाएंगे, 51। और 51 को क्या बोला जाता है, मेजोरिटी, क्योंकि 100% का प्राधान्य मेजोरिटी क्या होता है, 50 तो हो गया टाई, एक ज्यादा होना चाहिए ना, 51%। तो 1949 में क्या हुआ, इसका नेशनलाइजेशन हो गया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया अंडर आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एट 1948। अब ये पब्लिक ओनरशिप मतलब क्या, अभी तक ये कैसी ओनरशिप थी इसकी, प्राइवेट, और अब क्या हो गई पब्लिक। तो मुझे डिफरेंस बता दो, इकोनॉमिक्स में हम लोग पब्लिक और प्राइवेट किसके लिए बोलते हैं। हाँ, पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल। तो 1948 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है, एंड देयर आफ्टर इट इज़ फुली ओन्ड बाय द भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे देश में अगर हरनीत मैं आपसे पूछूं, इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि एपेक्स बैंक कौन सा है, एपेक्स बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक कौन सा है, देश का सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा हूं, मतलब देश का सेंट्रल यूनियन बैंक क्या है, आरबीआई है।
ठीक है। देश का टॉप मोस्ट रिजर्व बैंक कौन सा है? आरबीआई है। एपेक्स मतलब टॉप का, इससे इससे बड़ा कोई बैंक नहीं हो सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं ना हमारे देश में, ऐसे इससे बड़ा कोई बैंक नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब प्राधान्य। ठीक है, मतलब हालांकि बच्चों वाला सवाल ही पूछा मैंने, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन। हाँ। फर्स्ट जो आरबीआई का गवर्नर जो था, उसका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी अंग्रेजी नाम क्यों? क्योंकि स्टैब्लिश ही आज़ादी से पहले हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इधर ऐड कर लेना, मैं बार बार आपसे बोले जा रहा हूँ ना, आप कहोगे दिख तो कहीं नहीं रहा, तुम अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में दे रखा है, तो आप ना इसके साथ साथ ये जो एक्ट दे रखा है ना 1 अप्रैल 1935, यहाँ पर एक चीज़ प्लस करके अभी अपने नोट्स में या फिर बगल में आपके पेन वगैरह कुछ पढ़ाओ, तो उसमें ये प्रॉपर तरीके से एक बारी प्लीज़ लिख लो इसको, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा? 1935। अच्छा, आरबीआई तो इससे स्टैब्लिश हुआ था, हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कौन से एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था? हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब? हाँ, यूपीएससी के लिए, मतलब कुल मिलाकर तो यूपीएससी किससे स्टैब्लिश हुआ था? हालांकि उसका नाम वो यूज नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर कौन से एक्ट से आया था? इसी एक्ट से आया था। हाँ यार ये पता है क्या है, जो हम एक्ट ये सोच रहे हैं ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मयूर ने देखो दोस्तों ये पूछा है कि जब आप कह रहे हो ये एक एक्ट से आया, तो ये प्राइवेटली ओन कैसे हो गया? मयूर, उस टाइम पर जो एक्ट आते थे और एक्ट लाने के बावजूद भी शेयर होल्डर की कंपनी इसको बना देना और प्राइवेटली ओन करवा देना, उस टाइम पर एक्ट किस रूप से आते थे, कैसे इंप्लीमेंट करे जाएंगे, भूल मत जाओ। ना अभी भारत की सरकार है, ना भारत का संविधान है, ना हमारे पास कंट्री है अभी। सब कुछ अंग्रेज कर रहे हैं अभी। आज़ादी मिल गई 1949, आज़ादी 47 में मिल गई, 49 में सरकार का सारी चीज़ें सेटल होने लग गई, सिक्योरिटी वगैरह बहुत कुछ था, तिकड़म था, आपने भाग मिल्खा भाग में देखा होगा, इतना सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। फिर जब सरकार का यहाँ पर ध्यान गया, तो सरकार ने कहा आ जाओ बेटा, हमारे अंडर आ जाओ। अगले साल ही कर दिया ना, देखो इसका एक्ट लाकर। वो वाला जो एक्ट बना था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बना गया था, ये हम लोगों ने बनाया था। ओके। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? अगेन ये आज़ादी से पहले ही रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद तक इनका कार्यकाल कंटिन्यू रहा है। सीडी देशमुख, 43 से 49। इकलौते हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि अलग अलग टाइम स्पेंस में आरबीआई के गवर्नर के तौर पे सर्व कर चुके हैं, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, वेरी ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट। एट फर्स्ट, ध्यान से सुनना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोग मयूर अक्सर मेरे लेक्चर में क्या डिस्कस करते रहते हैं हमारे लेक्चर में, कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। आरबीआई का सबसे पहले जो मेन ऑफिस था, जो उसका हेडक्वार्टर था ना, वो पहले कोलकाता में था। ठीक है, बट इट वॉज मूव टू मुंबई इन 1937। आज़ादी से पहले ही कर दिया गया था। यानी कि देख रहे हो मुंबई और कोलकाता में डिफरेंस क्या है? ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड, है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट एंड से वेस्टर्न मोस्ट एंड तक चला गया। मैं अगेन आपको ये चीज़ जो बोल रहा हूँ ना, देखो एग्जामिनर कोई कुछ भी पूछे, मेरा क्वेश्चन पूछने का फ्लेवर ऐसा रहता है कि आपके दिमाग को हर एक जगह से ट्रेन करना। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं आपको कि इनिशियली आरबीआई हमारे देश में ईस्टर्न एंड पे लोकेटेड था या ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड था, बट इन 1937 इट मूव टू द वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट जो है इरिटेटिंग और एनोइंग लग सकती है ना श्रेया?
लेकिन दिमाग को खोल के भी रख देगी, एक ये भी बात है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सोचा करो, ठीक है। ये मैं धीरे धीरे करके ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ कि देखो, देख रहे हो, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, मुंबई वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ से यहाँ शिफ्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। उसके बाद आरबीआई के ना दोस्तों 4 जोनल ऑफिसेस हैं और 22 रीजनल ऑफिसेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आरबीआई से कुछ काम है तो हमें मुंबई की ट्रेन पकड़ के ही जाना पड़ेगा। 22 रीजनल ऑफिसेस हैं उसके, जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर या जो टॉप मोस्ट सिटीज़ एंड टाउन्स हैं वहाँ पर लोकेटेड हैं, प्लस 4 जो हैं उसके जोनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। अब ये जो 4 जोनल ऑफिस है ना, मैं इसको यहीं क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना आए। इसको हमने क्या बोला, 4 जोनल ऑफिस। दूसरा नाम इसका सुन लो अर्पित, आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हम जो कहते हैं, उसके अलावा इसको आप ये भी बोल सकते हो, जोनल ऑफिस टर्म यूज ना करो, आप बोलो 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। क्या बोलोगे, लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। हर बुक ना आपको जोनल ऑफिस बताती है, आप लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई भी याद रखो। या फिर आप एक और शब्द सीख लो, 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आरबीआई। 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आरबीआई। अब यानी कि ये सुनने में तो लग रहा है कि 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन, तो यानी कि पूरे देश को क्या डिवाइड कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल। तो जी हाँ, कुछ ऐसे ही करा है। सबसे पहले कंपास के 4 कोने मार्क कर लेते हैं जरा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जगह लिख लेते हैं। नॉर्थ साइड पे कहां पर है भाई इसका जोनल ऑफिस या लोकल बोर्ड या रीजनल रिप्रेजेंटेशन, न्यू दिल्ली। ईस्ट में कहां पर है, कोलकाता, कलकत्ता। वेस्ट में कहां पर है, मुंबई। साउथ में कहां पर है, चेन्नई। तो बस जब भी मुझे इसके बारे में कुछ आंसर लिखना होता है या नोट वगैरह रफली बनाने होते हैं ना A4 शीट पे, तो बस मैं ऐसे करके कॉम्पास की 4 लाइनें ऐसे मार्क कर देता हूँ और उधर ऐसे ऐसे करके लिख लेता हूँ। सिंपल, आपकी मर्जी, मतलब आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। आरबीआई का एक एम्बलम भी है, इसको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों, स्टेट पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और यूपीएससी में सिविल सर्विस को छोड़कर बाकी सारे जितने यूपीएससी के एग्जाम है, ईपीएफओ, एपीएफसी, उन सब में आ सकता है। टाइगर पहले लायन था एंड पाम ट्री, यानी कि पहले क्या था, लायन प्लस पाम ट्री, अब क्या है, टाइगर प्लस पाम ट्री। श्रेया, कितने फ्री है ना हिंदुस्तान के लोग हमारे, कि नहीं नहीं यार लायन की जगह ना टाइगर डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा और फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बन जाएगा बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर। कहाँ प्रोग्रेस करेगा प्राधान्य हिंदुस्तान का आदमी, बताना जरा। तो आरबीआई का अर्पित जरा इन लोगों को बताना, ये किसी भी चीज़ का एम्बलम क्यों बनाया जाता है। जैसे हाँ, मतलब उसका एक तरीके से एक शान हो और उसकी एक पहचान भी हो, है ना, चिन्ह हो, उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, देख लेते हैं भाई क्या इनोवेशन कर रखी है इन्होंने। ये रहा, ये है टाइगर एंड पाम ट्री। दूर से कोई देखे तो भाई पहचान ही ना पाएगा लायन है क्या है ये, बाजरे के खेत में खड़ा है या फिर गोवा के बीच में घूम रहा है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद वो तो बस नहीं चलता अर्पित, आरबीआई है। यहाँ पता चला हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन उनके सिंबल लगे हो, पता चला। आरबीआई जो है, इट इज़ इंटरेस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ रूल्स। नंबर 1, अभी हम हालांकि इन रूल्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिसबा, सबसे पहला रोल ये होता है, हमारे देश में
मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है ये, ठीक है। अर्पित जरा इन लोगों को बताओ जरा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बताओ कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, क्लियर शब्दों में समझाओ। वेरी गुड। जब भी वेरी गुड, भारत की सरकार जब भी पैसा कितना इकोनॉमी के अंदर घूमेगा, खर्चा कितना होगा, आमदनी कहाँ से आएगी, खर्चा कहाँ का करा जाएगा, टैक्स कितना वसूला जाएगा, जब पैसों को लेकर कोई भी डिसीजन भारत सरकार ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, फिस्कल पॉलिसी। जब पैसों का डिसीजन आरबीआई ले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। हरनीत क्लियर हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, जब आरबीआई देश में पैसों के रोटेशन, पैसा बैंकों में कितना भरा जाएगा, सरकार को उधारी कितनी दी जाएगी, कोई भी मतलब पैसों से रिलेटेड ऐसा डिसीजन जो कि श्रेया नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, एक साल के खर्चे और आमदनी को देश की प्रभावित करता है, जब आरबीआई इस चीज के ऊपर निर्णय ले, डिसीजन ले, इसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद सरकार और बैंक। बताओ, बैंक, और कौन सा बैंक? मॉनेटरी पॉलिसी क्या कोई भी ले लेगा क्या? हाँ, वैसे छोटे मोटे डिसीजन तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बाप तो हमेशा बाप ही होता है। तो यहां बैंकिंग सिस्टम का हमारे देश में बाप कौन? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वो है जो कि गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं, मतलब जो सरकार है, सरकार बेसिकली ये सोचती है हरनीत के जो टैक्स है, टैक्स से कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, उसका प्राप्त हुआ रेवेन्यू देश में खर्च कैसे होना चाहिए, एक साल में किन किन सोर्सेज से आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, और खर्चा हर एक साल के अंदर कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है। जब ये देश में सारे पैसों से जुड़े निर्णय, जब डिसीजंस, जब ये सरकार लेने लगे, तो इसको अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। बस ये डिफरेंस होता है। अभी के लिए आप इतना जान लो, डिटेल में और भी लेक्चर्स मैंने करवाए थे, तो वहां पर आप ये चीज देख लेना, ठीक है। तो आरबीआई को बड़े सारे, मैं आपको बता रहा था कि रोल जो है, दे आर इंटरेस्टेड विद वैरायटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, हमने इस पर चर्चा कर ली है। तो बताओ, अगर यहाँ पर सरकार, यहाँ पर लिखा होता गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विद वैरायटी ऑफ रोल्स, तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी हो जाती? फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा आरबीआई हमारे देश में, जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको रेगुलेट करता है, पेमेंट सिस्टम को देखता है। ये मुझे एक बात बताओ, जो हम यूपीआई वगैरह जो यूज़ करते हैं, ये एक बॉडी के अंदर आता है अर्पित, एनपीसीआई, आई थिंक क्या है, नेशनल पेमेंट क्या होता है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, यूपीआई, फोन पे वगैरह, गूगल, अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है अर्पित? अल्टीमेटली मतलब बिल्कुल एंड में जाकर आरबीआई, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की मैनेजमेंट को देखता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं हरनीत, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जानते नहीं है। इन लोगों को एक बात बताओ, ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है और जो फॉरेन करेंसी होती है, इसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, आप बता दो तो। अरे एक ही बात होती है मेरे भाई, ठीक है, इकोनॉमिक्स में एक ही बात होती है। फॉरेन एक्सचेंज जो है ना श्रेया, हम लोग प्रधान ना, फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। यानी कि जब आप बोल रहे हो युआन, यूरो, ठीक है, पाउंड, डॉलर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉरेन एक्सचेंज ही हैं, ठीक है। अच्छा, हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति कैसे होती है? मतलब पुतिन खुश हो गया मोदी जी से, तो उन्होंने मतलब बड़े सारे क्या कहते हैं रूबल भेज दिए। रूबल मतलब रशिया की करेंसी है, ऐसे होता है, ऐसे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज कि लो तुम ये नोट रख लो, ये कलेक्शन कर लेना, ऐसे करके। ये फॉरेन एक्सचेंज कैसे आते हैं श्रेय हमारे देश में? अर्पित कैसे आते हैं बताओ जरा इन लोग को। हाँ क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम लोग सामान बाहर बेचते हैं, एंड जब भी सामान बेचेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा। एंड दूसरी कंट्री इंडियन रुपी में तो करेंगी नहीं पैसे को, तो वो अपनी करेंसी के अंदर दे देती है ना।
हालांकि डीलिंग हो सकती है श्रेया कि हम लोग एक्सेप्ट करें ना करें या फिर चेंज करने को बोले, वो तो कंट्रीज के बीच में आपसी समझौता हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है, प्राइमरी सोर्स यही है। एंड एक और चीज़ आपने बोली थी अभी अर्पित, क्या बोला था? हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ना करेंसी को इशू करता है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि करेंसी क्या भाई, सिक्कों को इशू करता है क्या, नोट को इशू करता है क्या, है ना। इस लेक्चर में हालांकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी, जब जो पहला लेक्चर था हमारा, मैं एक बार के लिए फिर से बता देता हूँ। देखो, देश में हमारे जितने भी कॉइन्स हैं, प्रधन्य थे ना आप उस लेक्चर में जिसमें हम सिक्के गिन रहे थे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, है ना। मैंने बोला था भिखमंगी हो गया सब लोग, सिक्के नहीं पता कितने हैं, ठीक है। कॉइन्स प्लस 1 रुपये का श्रेया जो नोट होता है, हरनीत नहीं है ना श्रेया, हाँ श्रेया, 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट, देखा होगा श्रेया, ठीक है। ये जो इशू करा जाता है, ये सरकार के द्वारा इशू करा जाता है। यानी कि कॉइन्स को क्या बोलोगे, कॉइन्स भी एक तरीके से करेंसी ही है, लेकिन कैसी करेंसी है, मेटेलिक करेंसी है। तो कॉइन्स की क्या होती है, हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं श्रेया मिंटिंग, क्योंकि पेपर नहीं है। और 1 रुपये नोट की क्या होगी, प्रिंटिंग। ये इशू करती है भारत की सरकार। अच्छा, 1 रुपये के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, जल्दी बताओ श्रेया को। नहीं, वो उसमें होते हैं श्रेया, मैं तो आप इन लोगों को कहा है, वो आपको बताएंगे, आपको बता रहे हैं उन लोग को किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनते हैं श्रेया? हाँ, या फिर आईआरएस, है ना। उसके बाद जितने भी नोट हैं, नोट कैसे होते हैं, एक मतलब बस 1 रुपये के नोट के अलावा सिक्कों की तो बात ही खत्म हो गई। 2 रुपये से लेकर कहां तक के नोट होते हैं हमारे देश में, 2 रुपये से 2000 तक के। इससे इससे ऊपर तो कोई नोट नहीं आया ना श्रेया, पक्का? कह रही मैंने तो नहीं देखा मतलब जो चीजें तुमने नहीं देखी वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे तो तुमने बहुत कुछ नहीं देखा तो नहीं एग्जिस्ट करती वो चीजें क्या? तो 2 से लेकर 2000 तक के जो नोट हैं, उनकी प्रिंटिंग जो कमान है, जो काइंड ऑफ मतलब अथॉरिटी है, जो वो किसके हाथ में होती है, आरबीआई। अब देखो नीचे, अब क्लियर हो जाएगा, कहाँ गया, करेंसी को इशू करना। उसके बाद देश में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना, यानी कि देखो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट इस तरीके से करना कि श्रेया, प्रदन्या, पैसा एक पर्टिकुलर वे में मिसबा फ्लोट होना चाहिए ना। अगर मिसबा पैसा जो है अंधाधुंध फ्लोट हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कम बहुत फ्लोट हो रहा है, कैसे भी करके कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई चली जा रही है, तो इससे देश जो है काफ़ी ज़्यादा वेवी सिचुएशन में रह सकता है ना। मिसबा वेवी मतलब ऐसे ऐसे, और हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है देश का, है ना। वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए होती है हमें। दो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। एंड लास्ट है, सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए लोन भी देते, लोन की भी प्राप्ति होती है आरबीआई से। इट क्रेडिट सर्टेन शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकार को लोन की प्राप्ति होती है आरबीआई से। अच्छा, हालांकि आपको मैं लेक्चर दे दूंगा जिसमें आपको ये पूरी प्रॉपर प्रोसेस पता लग जाएगा, ये कैसे मिलता है सरकार को लोन। लेकिन मुझे बात बताओ, नॉर्मल इंसान जब भी अर्पित लोन लेता है, मिसबा हम लोन लेने गए, तो मिसबा अर्पित आप लोग मुझे ये बताओ कि लोन लेने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर हमें लोन चाहिए, सामने वाला लोन देने को तैयार है, लेकिन वो बदले में क्या मांगेगा हमसे, कोलैटरल। मॉर्टगेज तो देखो क्या होता है श्रेय, प्रॉपर्टी का होता है। हर प्रकार के मॉर्टगेज या फिर ब्रॉडर कैटेगरी आपको बोलनी है तो हम लोग उसको बोलते हैं, जैसा मयूर ने बोला, कोलैटरल, ठीक है। अब क्या है, यहां पर तो चलो इंडिविजुअल की बात हो गई मिसबा, है ना, कि हम कोई ना कोई कोलैटरल देंगे और लोन मिल जाएगा, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो गया।
लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई? छोटे मोटे इंडिविजुअल की बात तो हो ही नहीं रही, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात तो हो ही नहीं रही, राज्य की सरकार की बात भी नहीं हो रही, पंचायत की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है भारत की सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की, नेशनल गवर्नमेंट की। इनको चाहिए लोन आरबीआई से। तो ये बदले में क्या देते हैं मयूर, जरा बताओ इन लोगों को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको शॉर्ट में प्राधान्य हम लोग लिखते हैं जीसेक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कैसे लोन मिल जाएगा इसके बेसिस पर, ये आपको पता लग जाएगा कुछ लेक्चर्स में। एंड प्लस फाइनेंशियल मार्केट का हमारा एक चैप्टर है आने वाले टाइम में, तो वहाँ पर भी आपको बहुत डिटेल में मैं समझा दूंगा। अभी के लिए बस आप इस कीवर्ड को श्रेया याद रखना, बस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन मिल जाता है। ओके, उसके बाद आरबीआई का जो प्रीएम्बल है, अगर आप कोई यूपीएससी के अलावा कहीं कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये चीज़ आ सकती है कि विच अमंग द फॉलोइंग लाइन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आरबीआई की साइट पे गिवन है, ठीक है। आरबीआई का प्रीएम्बल आरबीआई के बेसिक फंक्शंस को बताता है। जैसा हमारा जो प्रीएम्बल है वो मिसबा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड की तरह सर्व करता नहीं ईशा, है ना, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ईशा हमारा जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड की तरह सर्व करता है, तो पूरी झलक वो बता देता है, बेसिक फंक्शन बता देता है हमारे संविधान के। सिमिलरली आरबीआई का जो प्रीएम्बल है वो आरबीआई के बेसिक फंक्शंस को बता देता है। कहता है, उसकी लाइन है अंग्रेजी की, कि आरबीआई इस मकसद से सेटअप हुआ था ताकि रेगुलेट करा जा सके, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। अंधाधुंध थोड़ी ना प्रिंटिंग होती रहेगी नोट्स की, बताओ श्रेया, ईशा, कुछ भी कितने भी नोट छाप लो, नहीं ना। उसके बाद आरबीआई कीप्स सर्टेन रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है आरबीआई कि कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर फ्लोट होगा, कितना नहीं होगा, मंदी के टाइम पर क्या करना है, महंगाई के टाइम पर क्या करना है। ये सारी बातों को आरबीआई अच्छे से समझता है। और जब भी आरबीआई को स्टेप लेता है तो उसको मैं क्या कहूंगा, बताओ श्रेया, फिस्कल पॉलिसी की मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी। एंड जनरली इट ऑपरेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। टू इट्स एडवांटेज का मतलब क्या होता है? आरबीआई की ये जो फंक्शन है ना, जो उसने बोल के चला गया हमारे सामने से, ऑपरेटिंग द करेंसी एंड ऑपरेटिंग द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, इसी से आरबीआई पैसा जनरेट करता है। आरबीआई के ऑफिसर सिर्फ सैलरी पे थोड़ी ना टिके हुए हैं। आरबीआई को पूरा का पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा जो पैसा आएगा वो खुद घर ले जाएंगे, लेकिन आरबीआई को देश में पैसा कब छोड़ना है, कब खींचना है, ये बार बार घोड़े की तरह लगाम चलानी पड़ती है आरबीआई को, टाइम टू टाइम। और हमारे आरबीआई को तो क्या कहना, हालांकि हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है और हम लोग कोई आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में इस सिचुएशन को, कि 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सिर्फ इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री थी जो कि अफेक्ट नहीं हुई थी उससे। एंड फेड तक ने तारीफ करी थी। फेड मतलब जो फेडरल रिजर्व है हमारा, जैसे एपेक्स बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम है फेड, फेडरल रिजर्व। उसने तारीफ करी थी कि हमारे पास अगर आरबीआई जैसा बैंक होता तो हम भी बच जाते शायद से। लीमैन एंड ब्रदर्स नाम की एक कोई आई थिंक बैंक था या क्या था, वो डूब गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रंच आ गया था, वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई थी यूएसए में और बहुत सारी एसोसिएटेड कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, पहले क्या होता था, 2020-21 से पहले आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर माना जाता था ना, कि हमें आरबीआई ने एक साल के अंदर क्या क्या करा, उसके बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, इन सबको जो देखा जाता था, वो 1 जुलाई टू 30 जून तक देखा जाता था। साल 2020-21 से जैसा कि हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर चलता है उसको वैसे चेंज कर दिया गया, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, आरबीआई के पास 4 फुली ओन्ड सब्सिडरीज होते हैं जिनके ऊपर निगरानी आरबीआई रखता है। ये आरबीआई के ही बच्चे हैं,
नंबर 1 पहले बच्चे का नाम DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथा, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज पेंडिंग इन वेरियस एग्जामिनेशंस। पूछा जाना चाहिए, अभी तक आज तक पूछा गया नहीं है प्रॉपर तरीके से। दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग ईयर्स इन वेरियस एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज। कि इनमें से क्या जो है वो दे देगा, फिर एक ऑप्शन लगा देगा 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, ऐसा करके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आरबीआई कैसे फंक्शन करेगा, क्या करेगा? तो भाई कोई बॉडी ऑफ पर्संस तो होंगे ना आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई के पास होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हर एक बैंक का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आरबीआई के पास भी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता है। और यूपीपीएससी के ऑप्शंस ना बहुत अटपटे से होते हैं। मयूर आपने देखा होगा 18, 19, 20, 21 ऐसे पूछता है। तो 21 मेंबर है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, अब ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं आरबीआई के, वो टोटल 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम वो 5 हो सकते हैं। इन 5 में से एक पर्सन तो होगा ही होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक आरबीआई का गवर्नर, फिर नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 4 से कम हो सकते हैं। और जिनका कार्यकाल जो होगा वो 5 साल का ही होगा मैक्स। फिर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? 10 ऐसे डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, जिनको भारत की सरकार ने नॉमिनेट करा होता है। एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 years। दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। याद रखना, नॉमिनेशन होता है इनका पूरा प्रॉपर। ठीक है, अलग अलग फील्ड से। उसके बाद एक एक डायरेक्टर नॉमिनेट होगा बाय ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। जल्दी बताओ 4 लोकल बोर्ड कहां कहां पर थे? एक नॉर्थ में न्यू दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये लोकल बोर्ड क्या है आरबीआई के जो कि चुनेंगे। यहां से एक एक डायरेक्टर आएगा, तो टोटल कितने डायरेक्टर होगा यहां से? 4। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अगेन भारत की सरकार नॉमिनेट करती है। 21 मेंबर बोला ना इसने, गिन लेते हैं। गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, कितने हो गए? 5। 10 ये हो गए, 15, 4 ये हो गए, 19, 2 ये हो गए, 21। गवर्नर और जो डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, ये भारत की सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। इनके कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उसको अपनी कुर्सी पर बैठकर पावर एंजॉय जो करी जाती है उसके द्वारा, वो क्षमता उसको मिलती है थ्रू आरबीआई एक्ट। एंड यहाँ पर ये बेकार लाइन होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ आंसर राइटिंग के लिहाज से। प्रधन्या, आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लिखने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। देखो, कभी भी ही अगर आप लगाते हो ना, आप नॉर्मल जीएस के आंसर लिख लो कि आप कहोगे हाँ ठीक है आपने ही लगा दिया, कोई बात नहीं, मार्क्स कटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी यही हरकत ना, यही हरकत ऐसे के अंदर चेक करी जाती है कि आप दोनों सेक्सेस की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसको लिखने का तरीका होता है, भाई मैं अगर शी लिखूंगा एंड ही लिखूंगा, अब कितने बार लिखूंगा ऐसे? तो इसका एक तरीका होता है, ये शी भी हो गया, ही भी हो गया। ठीक है श्रेया, हमेशा
हमेशा ही और शी ही करके मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, हमेशा ही और शी ही करके इंटरव्यू में बोर्ड में डिनोट करना है। मैं मतलब आपको आंसर देना है। मैं एक चीज बता देता हूं, इंटरव्यू बोर्ड आपके थोपड़े से आपको देख ही लेगा कि आप लड़के हो कि लड़की हो, ठीक है। अगर मेल हो आप, तो आप हमेशा इंटरव्यू रूम में पहले शी बोलो फिर ही बोलो। अगर आप फीमेल हो, पहले ही बोलो और फिर शी बोलो। कभी भी अपने आप को पहले आगे मत रखो। तो आरबीआई के गवर्नर के पास शी और ही शैल हैव द पावर ऑफ जर्नल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ द आरबीआई। इनके पास ये पावर होनी चाहिए, ठीक है। पावर होनी क्या चाहिए, होती है मतलब, और ये आरबीआई एक्ट से डिराइव होती है, ठीक है। कि आरबीआई के पूरे जनरल सुपरिटेंडेंस को देखना, उसके अफेयर्स को देखना है, उसके बिजनेस को देखना। प्रेजेंटली आरबीआई में क्या है कि एक तो गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, ठीक है, और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, आरबीआई की साइड पे ही चलते हैं। अब इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया डॉक्टर एमडी पात्रा का, 14/1/2023 तक ही था, है ना। अभी प्रेजेंटली सिर्फ 2 आरबीआई गवर्नर जो हैं वो दिख रहे हैं जिनका कार्यकाल जो है वो अभी बता नहीं रखा है। श्री, हाँ नहीं तो इसलिए मैंने बोला ही नहीं ना, ऊपर के 2 ही की बात कर रहा हूं मैं, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, ठीक है। कोई बात नहीं, करंट अफेयर का टॉपिक है, यूपीएससी वगैरह में ऐसा किसी काम का नहीं है हमारे। बाकी एग्जाम्स में जब क्या होगा, जब हम बैठने लगेंगे ना, तो घटना चक्र की मैगजीन आती है, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर अलग पढ़ने पड़ते हैं, तो उसके अंदर लेटेस्ट पूरे साल में कौन है, लेटेस्ट क्या है, एक मंथ की रिसेंट जो मैगजीन होती है उसमें किसकी नियुक्ति हुई, किसको हटाया गया, वो सब कुछ वहाँ पर कवर हो जाता है आसानी से। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। एनीवन? क्लियर हुआ सब कुछ? प्रधन्या, श्रेया, अर्पित, बोलो बोलो। ठीक है, देखो प्रधन्या ये पूछ रही है, आप लोगों के भी दोस्तों ये वाली चीज़ काम आ सकती है कि ये जो डेट्स लिखी हुई है, कि ये जो डेट्स है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेट, ये ईयर, इसका सच्चा आंसर दो प्रधन्या, सच्चा। आपको अगर कोई भी एग्जाम मेंस ओरिएंटेड नहीं लिखना है ना, 0% इंपॉर्टेंस है इनकी। यार देखो क्या है, कभी आप लोग मेरी एक बात समझ जाओ, मैंने इन सब चीज़ों के पीछे बहुत अपना टाइम बर्बाद करा है कि नोट्स जब बनाए तो डेट डाल दी, एक्ट डाल दिए। भाई देखो आरबीआई एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। आप चाहे लक्ष्मीकांत कान इधर से पकड़ लो, चाहे ये वाली बुक पकड़ोगे तो कान चाहे इधर से पकड़ लो, ठीक है। होगा क्या, एक टाइम के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स या उनके साथ एसोसिएटेड जो ईयर होंगे, अगर मैं डेट की तो बात कर ही नहीं रहा, डेट को तो भूल ही जाओ, जो ईयर होंगे, प्रधन्या रिवाइज करते करते, मेरे टेस्ट देते देते ऑटोमेटिकली वो वाली चीज़ कवर हो जाएगी। आपको खुद पता लगने लग जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी एग्जाम हम ऐसा देने ही नहीं वाले हैं जहां पर इतना क्लोज ऑप्शंस हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने मन बना लिया है यूपीपीएससी देने का, वो तो आपको देना नहीं है, ठीक है। एंड बाकी लोग जो हैं यूपीपीएससी के अलावा, आप जानते हो देखो इसका फैक्चुअल होता है प्रीलिम्स, और मैं इसको कोई एक स्टैंडर्ड प्रीलिम्स का पेपर नहीं मानता हूँ, ये रट्टेबाज वाले जो लोग होते हैं वही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कोई सा भी एग्जाम दोस्तों जो हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पर डेट्स और ईयर की रेलेवेंस नहीं होती है। जितनी होती है, एक सीरियस कैंडिडेट को बस एक चीज़ पता होनी चाहिए प्रधन्या, ये आप डेट तो छोड़ी दो, बस उसको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि घटना पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई। एंड ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रधन्या, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजी कभी कभार सेट करने को आ गई कि पहले कौन सा लीडर, पहले घटना कौन सा, पहले कौन सी रेबिलियन हुई, पहले कौन सा रिवोल्ट हुआ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर पता लग जाएगा कि नहीं यार ये वाली चीज़ कैसे हो सकती है।
गांधी पहले आए थे, फिर वो बाद में आए। तो गांधी ने तो इंडिया में आके सबसे पहले केक खाया था, ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये ऑर्डर होता है, याद रखने का तरीका होता है कि गांधी ने इंडिया में आके सबसे पहले केक खाया था, सबसे पहले चंपारण मूवमेंट, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। तो अब आपको ये अगर पता है चीज़ें, चाहे फिर आप डेट से याद रख लो और मैंने केक से याद रखनी, बताओ समझ गए। अब यहां पर एक बार बताओ, कोई पर्सन ईयर से याद करेगा, मैंने इस एब्रीविएशन से याद कर दिया इसको, ये कहानी बनाकर, तो मेरे लिए तो 0% इंपॉर्टेंस हुई इसमें। ये है इसका आंसर। बस करते करते जब एक सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, उसको खुद क्रोनोलॉजी पता लग जाएगी, उसको फिर भी कि वो ये कहे मैं एक दिन ऐसे बैठूंगा, मैं एक दिन ऐसे बैठूंगी कि सारी डेट और सारे ईयर याद हो जाएंगे मुझे, वो ना कभी किसी के साथ हो पाया, ना ज़बरदस्ती करने से ऐसे कभी होता है। इस वाली बात में उतनी ही नॉनसेंस है प्रदन्या, कि रूम पे कोई पर्सन मैप लगाकर बैठा हो, वर्ल्ड मैप, और वो कहे कि मैं ज्योग्राफी की तैयारी जो है रात ऐसे करता हूँ कि रोज़ रात को बिस्तर पर जाने से पहले 5 प्लेसेस देखकर सोता हूँ। नॉनसेंस बात है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।